हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और हम पढ़ रहे हैं प्राचीन इतिहास। ठीक है, तो प्राचीन इतिहास हम पढ़ेंगे आज। और आज हम पढ़ेंगे मगध राज्य का उत्कर्ष। ठीक है, तो मगध राज्य के उत्कर्ष के बारे में आज हम जानेंगे। देखो, मगध राज्य जो था वो तीन वंश इसमें थे। एक हर्यक वंश था, और एक शिशुनाग वंश था, और एक नंद वंश, ऐसे कह सकते हो आप। जो ये हर्यक वंश था, ये इसमें तीन वंश थे। ठीक है, सॉरी, मगध का उत्कर्ष जो था, मगध, इसमें था पहले हर्यक वंश। ठीक है, उसके बाद शिशुनाग वंश, और फिर नंद वंश। तो ये था। तो हम लाइन से पढ़ेंगे, पहले हर्यक वंश पढ़ेंगे, फिर शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, फिर नंद वंश। तो अगर आपसे पूछेगा कि मगध में कितने राजवंश थे, तो तीन राजवंश थे। और ये तीनों के नाम हैं। ठीक है, हर्यक, शिशुनाग और नंद, इनके बारे में हम पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से। कह रहा है हर्यक वंश की स्थापना जो हुई थी, मतलब हर्यक वंश कब से कब तक था, तो 544 ईसा पूर्व से 412 ईसा पूर्व तक हर्यक वंश था। और इस जो 16 महाजनपदों में से एक मगध मगध एक साम्राज्य के रूप में आविर्भाव हर्यक वंश के शासनकाल में हुआ। तो मगध में हुआ, मगध मतलब बिहार। ठीक है, तो बिहार वाले एरिया पे ये हर्यक वंश का, ये कह सकते हो, सबसे पहले प्रादुर्भाव हुआ। अब क्या हुआ, इसका संस्थापक जो था बिंबसार था। ठीक है, हर्यक वंश को किसने बसाया, तो बिंबसार ने बसाया, और प्रथम शक्तिशाली शासक था। ठीक है, और मगध साम्राज्य की महत्ता का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। ठीक है, क्योंकि मगध सबसे पहले हर्यक वंश से ही चालू हुआ, और हर्यक वंश को किसने सबसे पहले स्थापित किया, तो बिंबसार। ठीक है, तो याद रखना, बिंदुसार नहीं है, ये बिंबसार है। और ये सबसे पहले मगध साम्राज्य का महान वास्तविक संस्थापक भी इन्हें कहा जाता है। बिंबसार अंगराज को जीतकर मगध में मिला लिया। तो आपको पता है, अंगराज की राजधानी क्या थी, चंपा। ठीक है, जब हम पढ़े थे 16 महाजनपद, तो उसमें अंगराज की राजधानी थी चंपा। ठीक है, तो उसको बिंबसार ने उस अंग को जीत लिया और उसको मगध में मिला लिया। ठीक है, मतलब मगध मतलब बिहार में, और 16 महाजनपद में से सबसे शक्तिशाली था मगध। ठीक है, तो उसमें मिला लिया गया। अब क्या हुआ, पुत्र अजातशत्रु को वहाँ का शासक बना दिया। तो बिंबसार का पुत्र कौन था, तो बिंबसार का पुत्र था अजातशत्रु, और अजातशत्रु को वहाँ अंग का शासक बना दिया। ठीक है, और मगध की राजधानी उस समय जो बिंबसार ने बनाई थी, वह गृहव्रज थी, मतलब राजगृह थी। ठीक है, राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। और मत्स्य पुराण में बिंबसार को क्षैत्रज क्षैत्रज कहा गया, और जैन साहित्य में श्रेणिक कहा गया। ठीक है, जैन साहित्य में श्रेणिक, और मत्स्य पुराण में क्षैत्रज। और इनके दरबार में राजवैद्य थे, जीवक। तो अगर आपसे ये पूछेगा जीवक किसके दरबार में थे, तो जीवक बिंबसार के शासनकाल में थे, जीवक। ठीक है, राजवैद्य थे ये इनके राज्य में। और जो बिंबसार थी, उनकी पत्नी, जो प्रथम पत्नी थी, पहली पत्नी, वो कौशल देवी। ठीक है, कौशल राजा प्रसेनजीत की बहन थी। और दूसरी पत्नी थी राजकुमारी चिलन्ना। ठीक है, तो ये था। उसके बाद फिर अजातशत्रु आया, गद्दी पर बैठा। अजातशत्रु गद्दी पे कैसे बैठा, हम देख लेते हैं। अजातशत्रु का शासनकाल 492 से 460 ईसा पूर्व रहा। ठीक है, तो इसने अपने पिता की हत्या कर दी, और हत्या करके अपना मतलब गद्दी अपना लिया। ठीक है, गद्दी पर बैठ गया। तो अजातशत्रु अपने पिता मतलब बिंबसार की हत्या कर दी। अब अजातशत्रु का एक नाम और मिलता है, कुड़िक। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि कुड़िक किसे कहा जाता है, तो कुड़िक अजातशत्रु को कहा जाता है। ठीक है, और अजातशत्रु अपने पिता बिंबसार की हत्या करके मगध का शासक बन गया। ठीक है, फिर क्या हुआ, और ये यहाँ इतना कोई इंपॉर्टेंट नहीं। ये देखो, उसके शासनकाल के 8वें वर्ष बुद्ध को निर्वाण प्राप्त हुआ। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि बुद्ध की मृत्यु कब हुई, तो गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी इनके शासन के 8वें वर्ष। ठीक है, मतलब आप कह सकते हो कि अजात शत्रु के शासनकाल में ही गौतम बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और बुद्ध हुई नारायण के अवतार, जिनको बताया गया है। ठीक है, तो नारायण का अवतार बताया गया है बुद्ध को, मतलब भगवान। और फिर जब बुद्ध का निर्वाण प्राप्त हो गया, तो आपको पता है इनके जो शव थे, इनके मतलब राख को आठ भागों में बांटा गया। ठीक है, तो उसमें एक राजगृह भी है।
तो इसी के काल में राजगृह की सप्तपर्णी गुफा प्रथम बौद्ध संगीति हुई। तो आपको पता है प्रथम जो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई थी वह अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी, ठीक है। तो अजातशत्रु राजगृह में हुई थी, अजातशत्रु के शासनकाल में, मतलब उस समय राजगृह क्या था, राजधानी थी, तो वहीं हुई थी, ठीक है। तो अगर आपसे ये पूछे कि प्रथम बौद्ध संगीति कब हुई थी, किसके शासनकाल में, तो अजातशत्रु के शासनकाल में। फिर यह कह रहा है पुराणों के अनुसार 28 वर्ष तथा बौद्धों के अनुसार 32 वर्ष तक अजातशत्रु शासन किया। देखो ये याद नहीं रखना है, बस इतना याद रखना है जो मगध का शासन था, ठीक है। तो मगध पर जो शासन हुआ वो सबसे ज़्यादा अजातशत्रु ने किया, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा टाइम तक, सबसे ज़्यादा समय तक अजातशत्रु का ही शासन रहा है पूरे मिला के, ठीक है, तीनों वंशों को। अंतिम समय में अजातशत्रु की हत्या उसका पुत्र उदयन ने कर दी, ठीक है। इसने अपने पिता की हत्या की थी और इसके पिता की हत्या सॉरी इसकी हत्या इसके पुत्र खुद उदयन ने कर दी और उदयन ने इसकी हत्या कर दी और हत्या करके गद्दी पर बैठ गया, ठीक है। अब पढ़ते हैं उदयन के बारे में। उदयन 461 से 445 ईसा पूर्व, ठीक है। और इसने एक पाटलिपुत्र किनारे, आपको पता है कि पुराणों और जैन के अनुसार गंगा तथा सोन नदी के संगम पर, देखो गंगा नदी की सहायक नदी है सोन नदी। तो अगर आपसे पूछेगी गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी है, क्या सोन नदी गंगा नदी की सहायक है, तो बिल्कुल। तो ये सोन नदी जहाँ मिलती है ना, ये मिलती है पटना में, सॉरी बिहार में मिलती है, पटना नहीं बिहार में ही मिलती है। तो बिहार में जहाँ मिलती है वहाँ पाटलिपुत्र है और पाटलिपुत्र मतलब कुसुमपुरा। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, तो पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की, उदयन ने की, ठीक है। पाटलिपुत्र को कुसुमपुरा भी कहा जाता है, ठीक है। वहीं नगर बसाया। और अगर आपसे ये भी पूछ ले कि सोन नदी गंगा की सहायक नदी है या कहाँ मिलती है, गंगा से कहाँ मिलती है, तो ये मिलती है बिहार में, ठीक है। तो ये बातें याद रखनी है आपको। और यह जैन धर्म से प्रेरित था। तो जो उदयन था वो जैन धर्म से प्रेरित था, ना कि बौद्ध धर्म। आपको पता है अजातशत्रु था वो बौद्ध धर्म से प्रेरित था, लेकिन ये जो था ये जैन धर्म से, ठीक है। अब आगे इस वंश का अंतिम शासक नागदशक हुआ, ठीक है। हर्यक वंश का जो अंतिम शासक था वह नागदशक हुआ और इसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी, ठीक है। शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग ने हत्या करके मगध की गद्दी पर अधिकार कर लिया और इसे शिशुनाग वंश नाम दिया गया, ठीक है। अभी तक हर्यक वंश चल रहा था, लेकिन क्या हुआ, नागदशक हर्यक वंश का अंतिम शासक हुआ जिसकी हत्या शिशुनाग ने कर दी और शिशुनाग ने हत्या करके कब्जा कर लिया और इस वंश को पूरा मिटा दिया और इसे शिशुनाग वंश दे दिया, ठीक है। तो शिशुनाग वंश कब से कब तक चलता है, 412 से 344 ईसा पूर्व तक चलता है। तो शिशुनाग वंश के बारे में हम जान लेते हैं, ठीक है। अब देखो शिशुनाग जो हुआ तो फिर ये अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, ठीक है। अब ये लोग कहाँ बनाए थे, ये लोग राजगृह बनाए थे, ठीक है। लेकिन शिशुनाग जब हुआ तो ये अपनी राजधानी वैशाली को बनाई, ठीक है। और कालाशोक, फिर शिशुनाग वंश के बाद फिर आया कालाशोक। कालाशोक को ही काकवर्ण बोलते हैं, ठीक है, जिसका नाम पुराणों में काकवर्ण मिलता है, ठीक है, दिव्य वादन या काकवर्ण। इसने अपनी राजधानी पुनः पाटलिपुत्र को बनाया। तो जब शिशुनाग आया तो शिशुनाग ने अपनी राजधानी वैशाली कर दी, ठीक है। और जब कालाशोक आया तो अपनी राजधानी फिर से ये कहाँ कर दिया, पाटलिपुत्र कर दिया। और ये सब मगध की बात हो रही है, ठीक है। फिर सिंघली महाकाव्यों के अनुसार गौतम बुद्ध के महापरिनिर्वाण के लगभग 100 वर्ष के बाद कालाशोक के शासनकाल के 10वें वर्ष वैशाली में द्वितीय बौद्ध संगीति हुई है। तो आपको पता है द्वितीय बौद्ध संगीति जो हुई थी यह कालाशोक के ही शासनकाल में हुई थी, ठीक है। और कुल 4 बौद्ध संगीति हुई थी, पढ़ाया गया है आपको। एक मिनट। और इस वंश का अंतिम शासक हुआ नंदीवर्मन, ठीक है। नंदीवर्मन इस वंश का अंतिम शासक हुआ। फिर क्या हुआ, नंद वंश की स्थापना हुई, ठीक है। तो नंद वंश के जो संस्थापक थे वह महापद्म नंद थे, जिसे एक शूद्र शासक कहा गया, ठीक है। तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस इतना याद रखना। नंद वंश को किसने बसाया, तो महापद्म नंद ने बसाया, ठीक है। और महापद्म नंद को क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया तथा इसे दूसरा परशुराम का अवतार कहा गया, किसे, महापद्म नंद को, ठीक है। और महापद्म नंद के 8वें पुत्र घनानंद सिकंदर का समकालिक था। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि घनानंद किसका समकालिक था, तो घनानंद सिकंदर का समकालिक था, ठीक है। और जिसे लेखकों ने अग्रमीज कहा, ठीक है, किसे, घनानंद को अग्रमीज कहा गया। फिर क्या हुआ, 322 ईसा पूर्व
322 ईस्वी चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की सहायता से घनानंद की हत्या कर दी और मौर्य वंश की स्थापना कर डाली। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य थे जिनके सेनापति थे चाणक्य, और चाणक्य की सहायता से ये उस नंद वंश पर आक्रमण किए और नंद वंश पर आक्रमण कर कर घनानंद की हत्या कर दी। ठीक है, हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना कर दी। ठीक है, किसने? चंद्रगुप्त मौर्य ने। अब देखो, अगर आपसे पूछेगा नंद वंश का अंतिम शासक कौन था, तो घनानंद। ठीक है, और घनानंद को मारकर किसने मौर्य वंश की नींव डाली, तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। ठीक है, तो अब क्या हुआ, अब ये शासन खत्म हो चुका है, नंद वंश खत्म हो चुका है, अब मौर्य वंश आ गया है। ठीक है, तो हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ साथ हम जान लेते हैं कि इधर तो ये सब चल रहा था, लेकिन उसके पीछे क्या चल रहा था। ठीक है, अब देखो यहाँ बात कर रहा है कि ईरान पर, मतलब भारत पर सबसे पहले किसने किसने आक्रमण किया। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया, तो ईरानी आक्रमण। तो ईरानी ने भारत पर सबसे पहले आक्रमण किया। ठीक है, इन्हें समुद्र मार्ग की खोज के विदेशी व्यापार को प्रोत्साहित दिया। तो अब मतलब इनका इनका काम क्या था, ये काम थे, ये विदेश व्यापार चालू कर दिए। ठीक है, आक्रमण करके। और इन्होंने भारत में खरोष्टी लिपि की प्रचार करी। ठीक है, और जो दाएं से बाएं लिखी जाती है, जैसे उर्दू टाइप लिखी जाती है दाएं से बाएं, तो खरोष्टी लिप ऐसे ही लिखी जाती है। तो इन्होंने सबसे पहले भारत में इसका प्रचार, खरोष्टी लिप का प्रचार किया। और ईरानियों की अरेमाइक लिप का भी प्रचार किया। तो अरेमाइक लिप और खरोष्टी लिप का ये लोग प्रचार किए। अभिलेख उत्कीर्ण कराने का प्रथा, मतलब अभिलेख लिखने का या गढ़वाने का, ये सब प्रथा चालू करवाई। ठीक है, तो ये अगर आपसे ये पूछे कि भारत पर सबसे पहले किसने आक्रमण किया था, तो ईरानी। और ईरानी किसी का नाम नहीं आता। उसके बाद फिर दूसरा आक्रमणकारी था यूनानी। ठीक है, यूनानी आक्रमणकारी सिकंदर था। तो भारत पर दूसरा जो आक्रमण हुआ यूनानियों का हुआ, और यूनानी का जो सरदार था, जो प्रमुख था, वो सिकंदर था, जिसे अलेक्जेंडर द ग्रेट कहा जाता है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछेगा अलेक्जेंडर द ग्रेट किसे कहा जाता है, तो सिकंदर को। अब ईरानी आक्रमण के पश्चात भारत को यूनानी आक्रमण अर्थात मकदूनिया शासक सिकंदर का आक्रमण का सामना करना पड़ा। अब देखो, सिकंदर कहाँ का शासक था, अगर आपसे पूछेगा तो मकदूनिया का शासक था सिकंदर। ठीक है, भारत विजय अभियान के तहत सिकंदर ने 326 ईसा पूर्व, 326 ईसा पूर्व मतलब बल्ख बैक्ट्रिया को जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदुकश पर्वत पार करके आया। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि हिंदुकश पर्वत पार करके कौन आया था, तो हिंदुकश पर्वत जो पार किया था वो सिकंदर ये पर्वत पार किया 326 ईसा पूर्व। ठीक है, और तक्षशिला, तो उस समय जो तक्षशिला था, तक्षशिला आज के पाकिस्तान में है, तो तक्षशिला का जो शासक था आम्भी। ठीक है, उसने आत्मसमर्पण कर दिया। सिकंदर की सेना को देखकर उसने अपने हाथ खड़े कर दिए। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, अब आम्भी सिकंदर के सेना से मिल चुका था। ठीक है, अब पहले ही हार मान ली। फिर क्या हुआ, सिकंदर फिर 326 ईसा पूर्व ही 326 ईसा पूर्व सिंधु नदी पार कर कर भारत की धरती पर पहुंचा। ठीक है, तो ये बार बार क्वेश्चन पूछता है कि सिकंदर कौन सी नदी पार करके आया था, तो सिंधु नदी पार करके सिकंदर आया था 326 ईसा पूर्व में। और जब धरती पर पहुंचा तो उसमें सबसे प्रसिद्ध युद्ध झेलम नदी के तट पर राजा पोरस से हुई। अब सिकंदर की युद्ध सबसे पहले राजा पोरस से हुई, और जो ये युद्ध हुई ये झेलम नदी के किनारे हुई। ठीक है, और आपको पता है झेलम नदी को बितिस्ता भी कहते हैं, तो इसलिए झेलम नदी का पूरा नाम बितिस्ता है, तो इस झेलम का युद्ध बितिस्ता का युद्ध के नाम से भी जाना गया। ठीक है, इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, मतलब सिकंदर जीत गया। और बितिस्ता का युद्ध मतलब हाइडे स्पीच का युद्ध भी कहा जाता है। ठीक है, चाहे आप बितिस्ता का युद्ध कह लो, चाहे हाइडे स्पीच का युद्ध कह लो। ठीक है, फिर सिकंदर जब जीत गया तो सिकंदर ने 2 नगर बसाए, एक निकया मतलब एक विजयनगर। ठीक है, और दूसरा बुकाफिला। तो विजयनगर और बुकाफिला नगर बसाया, जो अपने घोड़े के नाम पर था। ठीक है, इसका एक प्रिय घोड़ा था बुकाफिला, तो उसके नाम पे बसाया था। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा होगा कि राणा प्रताप का के घोड़े का नाम था चेतक, और इनके घोड़े का नाम था बुकाफिला। ठीक है, तो अपने बुकाफिला के नाम पर इन्होंने एक नगर बसाया, और एक विजयनगर बसाया, 2 नगर बसाए। फिर आगे चलते हैं। सिकंदर ने विजेता भारतीय प्रदेशों को अपने सेनापति फिलिप को सौंप कर वापस लौट गया। ठीक है, 323 ईसा पूर्व बेबीलोन में उसका निधन हो गया। बेबीलोन कहाँ है, तो बेबीलोन है इराक में। ये देखो इराक में है, और फरात नदी के किनारे है। तो अगर आपसे पूछेगा कि बेबीलोन कहाँ है, तो बेबीलोन इराक में है, फरात नदी के किनारे है। ठीक है, वहीं दजला फरात नदी है, दजला फरात। तो दजला फरात नदी भी है ईरान इराक में, और मरुस्थल भी है, दोनों है। ठीक है, तो ये भी याद रखना।
उसके बाद क्या हुआ, सिकंदर वापस लौट गया, चला गया, ठीक है, बेबीलोन में उसकी मृत्यु हो गई। और भारत में गांधार शैली की कला विकास द्वितीय ईसा पूर्व द्वितीय शताब्दी में आरंभ हुआ, यूनानी प्रभाव का ही परिणाम मिलता है। इसे भारतीय यूनानी कला का मिश्रण दिखाई देता है। फिर जितना दिन तक वो शासन किया, वो वहाँ पे यूनानी अपने यूनानी का छाप छोड़ गया, तो जो उनकी कला थी वो यूनानी हमको दिखाई देती है। इतिहास ये हमको बताते हैं, ठीक है। बस आज के लिए इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में। अब हम यहाँ से ये पढ़ेंगे, अब चंद्रगुप्त मौर्य वंश की स्थापना हो गई है, ठीक है, घनानंद की हत्या करके मौर्य वंश की स्थापना हो गई है। तो हम मौर्य वंश के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम अगला जो चैप्टर होगा हमारा मौर्य वंश से होगा, और यहीं से फिर स्टार्ट होगा सब।